हम उस खबर का विश्लेषण करेंगे जो महाकुंभ की तीर्थ यात्रा पर जाने वाले लोगों को आज चिंता में डाल देगी। महाकुंभ में महिलाओं के पवित्र स्नान को लेकर उत्तर प्रदेश की पुलिस ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने यह बताया है कि संगम में स्नान करने वाली महिलाओं और लड़कियों की आपत्तिजनक तस्वीरों और वीडियोस को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बेचा जा रहा है और इस मामले में पुलिस ने 2 एफआईआर दर्ज की हैं, जिनमें पहली एफआईआर में एक टेलीग्राम के चैनल का जिक्र किया गया है। टेलीग्राम ऐप आपने देखा होगा, टेलीग्राम ऐप पर एक चैनल है, उसके खिलाफ यह एफआईआर दर्ज किया गया है और आज हम आपको इसका नाम नहीं बता रहे हैं इस चैनल का, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि लोग इस टेलीग्राम चैनल का नाम देखने के बाद इन्हें सर्च करने के लिए जो है सर्च करना शुरू कर दें। पुलिस का कहना है कि महाकुंभ में महिलाओं और लड़कियों के स्नान करते हुए और कपड़े बदलने के जो आपत्तिजनक वीडियोस चोरी छिपे लोगों ने रिकॉर्ड कर लिए हैं, उन्हें इसी टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करके बेचा जा रहा है। सोचिए कितनी घिनौनी हरकत हो रही है महाकुंभ में, और वो भी हमारे ही देश के लोग कर रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग इस तरह के एक वीडियो को खरीदने के लिए $1 से लेकर $20 यानी 86 रुपए से लेकर 1800 रुपए तक खर्च कर रहे हैं। ये भी इसी देश के लोग हैं। बनाने वाले, वीडियो बनाने वाले भी इसी देश के लोग हैं, इसी समाज के लोग हैं, और इन वीडियोस को देखने वाले और इनके लिए पैसा देने वाले लोग भी इसी समाज के हैं। तो ये तो एक एफआईआर दर्ज हुई है। दूसरी एफआईआर एक और इंस्टाग्राम अकाउंट के खिलाफ दर्ज हुई है और यह अकाउंट अब भी डिलीट नहीं हुआ है और इस अकाउंट पर लगातार महाकुंभ में स्नान करने वाली महिलाओं की निजी तस्वीरें और आपत्तिजनक वीडियोस पोस्ट किए जा रहे हैं। और दुख की बात यह है कि इन वीडियोस को हजारों लोग देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और शेयर कर रहे हैं। कई लोग अपने कमेंट्स में यह लिख रहे हैं कि वो महाकुंभ के ऐसे और वीडियोस देखना चाहते हैं। यह इससे भी दुखद बात है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिन लोगों ने ये वीडियोस बनाए वो किसी और देश के नहीं हैं, बल्कि इसी भारत देश के लोग हैं, इसी समाज के लोग हैं जो महाकुंभ में जा रहे हैं और चोरी छिपे हमारे देश की महिलाओं के, माओं के, बहनों के वीडियोस बना रहे हैं और इन्हें बेच रहे हैं। अब तक हम आपसे यही कहते थे कि अगर भारत में 55 करोड़ लोगों ने महाकुंभ में पवित्र स्नान किया है तो इससे यह पता चलता है कि हमारा देश कितना धार्मिक है। सनातन धर्म में विश्वास करने वाले लोगों की संख्या हमारे देश में कितनी बड़ी है, जो दिन रात संघर्ष करके ट्रेनों में, बसों में धक्के खाते हुए 20-20 किलोमीटर पैदल चलते हुए, लंबे लंबे ट्रैफिक जैम में फंसते हुए संगम में पवित्र स्नान के लिए पहुंच रहे हैं, क्योंकि उनकी आस्था यह कहती है, सनातन धर्म में उनका विश्वास यह कहता है कि उन्हें पवित्र स्नान के लिए जाना चाहिए। लेकिन आज इस खबर के बाद हमें यह कहना पड़ रहा है कि इसी देश में विकृत मानसिकता के भी गंदे लोग हमारे ही समाज में मौजूद हैं, जो महाकुंभ के पवित्र स्नान को अब दूषित कर रहे हैं, इस स्थान को दूषित कर रहे हैं, इस स्नान को दूषित कर रहे हैं। और आज आप इस बात को भी समझिए कि जब एक देश का मशहूर यूट्यूबर माता पिता को लेकर अभद्र और अश्लील कंटेंट बनाता है, अश्लील टिप्पणी करता है, तो उसका दूसरे लोगों पर कितना असर होता है। हम कई बार यह कहते हैं कि सोशल मीडिया पर हमें बहुत सारे अश्लील कंटेंट देखने को मिलता है, बहुत सारे अश्लील वीडियोस देखने को मिलते हैं, आपत्तिजनक बातें लोग करते हैं। इससे क्या होता है, उन्हें उनके हाल पर छोड़ दीजिए। आज आपको पता चलेगा कि इस तरह का कंटेंट देखने के बाद लोगों का दिमाग कितना दूषित होता है और लोग महाकुंभ में आने वाली माओं, बहनों और यहां तक कि बूढ़ी महिलाओं के भी स्नान करते हुए और कपड़े बदलते हुए आपत्तिजनक वीडियो बना रहे हैं। यह समाज में कितनी बड़ी विकृति है आप सोचिए। और इसका एक बहुत बड़ा कारण है सोशल मीडिया पर फैलती अश्लीलता। और सोशल मीडिया पर यह जो अश्लील कंटेंट है, असल में ऐसे आपत्तिजनक वीडियोस को खरीदने और बेचने की भी बहुत सारी दुकानें इस समय सोशल मीडिया पर खुल चुकी हैं। इंडिया टुडे ग्रुप की फैक्ट चेक टीम ने जब इस पूरे मामले की पड़ताल की तो इसमें कई चौंकाने वाली बातें पता चली हैं। पहली बात
ये तस्वीरें और वीडियोस कुछ खास हैशटैग्स के साथ पोस्ट की जा रही हैं और इनमें हैशटैग क्या हैं देखिए। हैशटैग महाकुंभ 2025, हैशटैग गंगा स्नान, हैशटैग प्रयागराज कुंभ, इस तरह के हैशटैग्स लगाए जा रहे हैं और इन हैशटैग्स पर जितने भी आपत्तिजनक वीडियोस अपलोड होते हैं उन्हें पहले ब्लर कर दिया जाता है और लोगों से यह कहा जाता है कि अगर वो इन वीडियोस को साफ साफ देखना चाहते हैं और ज्यादा ऐसे वीडियोस देखना चाहते हैं तो उन्हें टेलीग्राम पर कुछ प्राइवेट चैनल्स को ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम ऐप पर आना होगा और टेलीग्राम ऐप पर कुछ प्राइवेट चैनल्स हैं उन्हें ज्वाइन करना होगा और इन टेलीग्राम चैनल्स को ज्वाइन करने की फीस 1,500 से 3,000 रुपए के बीच है और जिन टेलीग्राम चैनल्स पर ये वीडियोस बेचे जा रहे हैं उनमें एक चैनल की वन टाइम फीस 1,999 रुपए है, यानी लगभग 2,000 रुपए, दूसरे की 2,000 रुपए है और तीसरे चैनल की वन टाइम फीस है 3,000 रुपए। ये सब टेलीग्राम के वो प्राइवेट चैनल्स हैं जो 1 से 2 दिन तक एक्टिव रहते हैं और बाद में किसी और नाम से ये अपनी दुकान खोल लेते हैं। इन चैनल्स को डिलीट कर दिया जाता है और फिर नए नाम से ये चैनल खुल जाते हैं। हमने जब इन चैनल्स पर लगातार फॉरवर्ड हो रहे वीडियोस की जांच की तो हमें यह भी पता चला कि ये सारे वीडियोस असल में महाकुंभ के नहीं हैं। इनमें कुछ वीडियोस हरिद्वार और दूसरे स्थानों पर गंगा में स्नान करने के भी हैं, जिन्हें इस समय महाकुंभ का वीडियो बताकर सोशल मीडिया पर बेचा जा रहा है। दूसरी बात जो पता चली वो ये कि यह अपराध सिर्फ इन वीडियोस को बनाने वाले और इन्हें बेचने वाले लोग नहीं कर रहे, बल्कि इसी देश के बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी हैं जो इन वीडियोस को टेलीग्राम ऐप पर सबसे ज्यादा सर्च कर रहे हैं क्योंकि वो इन वीडियोस को देखना चाहते हैं। 12 फरवरी से लेकर 18 फरवरी के बीच भारत में टेलीग्राम ऐप पर कुछ लोगों ने ओपन बेदिंग लिखकर इसे सबसे ज्यादा सर्च किया, जिसका हिंदी में मतलब होता है खुले में स्नान करना। यानी लोग टेलीग्राम ऐप पर क्या सर्च कर रहे हैं? खुले में स्नान करने के वीडियोस, महिलाओं के खुले में स्नान करने वाले वीडियोस को सर्च किया जा रहा है टेलीग्राम ऐप पर। और ऐसा नहीं है कि यह सब कुछ अकेले सिर्फ एक टेलीग्राम ऐप पर हो रहा है। यूट्यूब पर और फेसबुक पर भी बहुत सारे अकाउंट्स से महाकुंभ के इसी तरह के वीडियोस अपलोड किए जा रहे हैं। इनमें एक वीडियो फेसबुक के जिस अकाउंट से अपलोड हुआ उस पर 4,700 लाइक्स हैं और 56 लोगों ने इसे शेयर भी किया है। यूट्यूब पर भी एक ऐसा ही अकाउंट है जिससे 1-2 नहीं बल्कि 50 ऐसे वीडियोस अपलोड किए गए हैं जिनमें महाकुंभ में महिलाएं और लड़कियां स्नान करते हुए दिख रही हैं और ये वीडियोस ऐसे हैं कि हम इन्हें आपको दिखाना भी नहीं चाहते और हम इन अकाउंट्स के नाम भी आपको अभी नहीं बता रहे हैं, लेकिन ये किसी भी समाज को शर्मिंदा करने का विषय है। महाकुंभ में गंगा, यमुना और संगम के जिन घाटों पर पवित्र स्नान होता है वहां मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर सरकार की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है। जितने भी लोग वहां पर जाते हैं वो खुलकर अपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर सकते हैं, मोबाइल फोन से फोटो ले सकते हैं और वीडियोस बना सकते हैं। और यही कारण है कि कुछ लोग इसका फायदा उठाकर महिलाओं के स्नान करते हुए और कपड़े बदलते हुए आपत्तिजनक वीडियोस अपने मोबाइल फोन के कैमरों से रिकॉर्ड कर रहे हैं और इन वीडियोस को ऐसे अकाउंट्स पर बेचा जा रहा है जो लड़कियों के नाम से बनाए गए हैं और ये सारे अकाउंट्स फर्जी हैं। तो बहुत सारे लोग वहां जा रहे हैं महाकुंभ में, वो आपसे कुछ दूरी पर रहेंगे, उनके हाथ में एक मोबाइल फोन है और उस मोबाइल फोन से वो किसकी फोटो खींच रहे हैं, किसके वीडियो बना रहे हैं, कोई नहीं कह सकता। जब आप भी वहां स्नान कर रहे होंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपसे 50, 100, 150, 200 मीटर की दूरी पर भी अगर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है और वो आपका वीडियो बना रहा है या फोटो खींच रहा है तो कैसे पता चलेगा? लेकिन कुछ लोग ये काम कर रहे हैं। अब तक हम आपको यही बताते थे कि यह डिजिटल युग का पहला महाकुंभ है जिसमें सोशल मीडिया के कारण महाकुंभ का प्रचार करोड़ों लोगों तक पहुंचा है। आपने भी देखा होगा पिछले 1 महीने में महाकुंभ को लेकर कितने सारे वीडियोस बने हैं जो इंस्टाग्राम पर दिखाए जा रहे हैं, यूट्यूब पर दिख रहे हैं, फेसबुक पर दिख रहे हैं, आपके व्हाट्सएप पर भी आते होंगे। और ये सारे वीडियोस को देखने के बाद
बड़ी संख्या में भारत के करोड़ों लोगों को यह प्रेरणा मिली कि हमें भी महाकुंभ जाना चाहिए। पूरी दुनिया में लोग सोशल मीडिया और इंटरनेट पर महाकुंभ के बारे में सबसे ज्यादा सर्च कर रहे हैं। लेकिन हमारा देश टेक्नोलॉजी को अपनाने में तो सबसे आगे है, लेकिन हमारा ही देश टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग करने में भी सबसे आगे है। हमारे देश के लोग टेक्नोलॉजी लेते हैं, उसे अपनाते हैं, उसका फायदा उठाते हैं, लेकिन फिर उतनी ही जल्दी उसका दुरुपयोग भी करने लगते हैं। और टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग कैसे होता है वो आज आप इस खबर से समझ सकते हैं, जिसमें कुछ लोग महाकुंभ में स्नान करने वाली महिलाओं के वीडियोस बना रहे हैं और बेच रहे हैं। उन्होंने इसे एक बिजनेस बना लिया है और अब उत्तर प्रदेश की पुलिस ने ऐसे मामलों पर कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। देखिए, ब्लेटेंटली इलीगल है, ये कानूनन अपराध है, आईटी एक्ट में अपराध है, बीएनएस में अपराध है और बहुत ही चीप तरीके की हरकत है। एफआईआर हम लोगों ने दर्ज की है। कई इंस्टाग्राम अकाउंट्स, टेलीग्राम अकाउंट्स, चैनल्स, इन पे एफआईआर दर्ज की है, जिसपे इस तरीके की शिकायत हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई थी। कल ये शिकायत प्राप्त हुई थी और कल ये एफआईआर इसमें हुई है। हम लोग की सोशल मीडिया मॉनिटरिंग की जो सेल है, सोशल मीडिया पेट्रोलिंग की जो सेल है, वो रेगुलरली ऐसे अकाउंट्स को चिन्हित कर रही है। उनमें एफआईआर दर्ज होंगी और अरेस्टिंग होगी। दिस इज अ ग्रेव ऑफेंस। इनमें सब में गिरफ्तारियां होंगी और जो भी ऑब्जेक्शनेबल इस तरह की कंटेंट है उन्हें रिमूव कराया जाएगा। ये शिकायत है कि टेलीग्राम चैनल्स में ऐसे वीडियो बेचे जा रहे हैं। जो लोग खरीद रहे हैं और जो लोग बेच रहे हैं वो दोनों इक्वली इसमें दोषी बने हैं और जो खरीद रहे हैं वो भी गिरफ्तार होंगे और जो बेच रहे हैं वो तो गिरफ्तार होंगे ही। तो हमेशा याद रखिए, अगर आप टेलीग्राम चैनल्स पर जाकर इन वीडियोस को पैसा देकर देख रहे हैं तो यह मत समझिएगा कि आपका अपराध कम हो जाएगा। आप अपराधी नहीं हैं, आप भी बराबरी के अपराधी हैं। जो लोग इन वीडियोस को बना रहे हैं वो तो अपराधी हैं ही। उनके बारे में तो आप कह ही सकते हैं कि उनके दिमाग में कितनी विकृति और गंदगी भरी हुई है। जो लोग इसे खरीद कर देख रहे हैं वो भी उतने ही बड़े अपराधी हैं। महाकुंभ का आयोजन अभी 26 फरवरी तक चलेगा और अब भी इसमें 6 दिन बाकी है। इसका मतलब यह है कि ज्यादातर लोग महाकुंभ में पवित्र स्नान करके लौट चुके हैं और अब उन्हें चिंता है कि कहीं किसी ने उनके परिवार की महिलाओं का भी ऐसे ही स्नान करते हुए कोई वीडियो रिकॉर्ड तो नहीं कर लिया है। ऐसे लोगों से हम सिर्फ एक बात कहना चाहते हैं कि सबसे पहले आप खुद से अपने स्नान का वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड ना करें। खास तौर पर महिलाएं ऐसी गलती बिल्कुल ना करें कि वो अपने स्नान का वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करें, क्योंकि ऐसी स्थिति में उनके वीडियोस का भी गलत इस्तेमाल हो सकता है। दूसरा, अगर सोशल मीडिया पर कोई इस तरह के आपत्तिजनक वीडियोस शेयर कर रहा है तो आप इसकी शिकायत तुरंत उत्तर प्रदेश पुलिस को कर सकते हैं। और इसके लिए मैं आपको एक ईमेल आईडी बता रहा हूं, आप इसे ध्यान से नोट कर लीजिए। sp-cyber.lu@up.gov ये एक ईमेल आईडी है, आप इस पर मेल लिख सकते हैं। और एक नंबर भी आप नोट कर लीजिए, ये इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर है और बहुत आसान है याद रखना, 112। इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उत्तर प्रदेश पुलिस को टैग करके आप अपनी शिकायत लिख सकते हैं। तीसरी बात, जो महिलाएं आने वाले दिनों में महाकुंभ जाकर स्नान करने के बारे में सोच रही हैं, वो इस दौरान जरूर सावधान रहें और अगर भीड़ में कोई उनका वीडियो बना रहा है, कोई फोटो खींच रहा है, तो वो इसकी शिकायत भी वहां स्थानीय पुलिस से कर सकती है। पिछले 39 दिनों में महाकुंभ में 57 करोड़ से ज्यादा लोग स्नान कर चुके हैं और अनुमान है कि इनमें महिलाओं की संख्या पुरुषों से भी ज्यादा है। इसलिए पुलिस को इस मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई तुरंत करनी चाहिए और उन अपराधियों को पूरे देश के सामने लाना चाहिए जिन्होंने महाकुंभ को भी छोड़ा नहीं। और यह बात हम आपसे लगातार कहते हैं कि सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए सख्त से सख्त कानून हमारे देश में होने चाहिए, क्योंकि इसी सोशल मीडिया पर कुछ यूट्यूबर्स भी अश्लील कंटेंट फैला रहे हैं और इसी सोशल मीडिया पर महाकुंभ में महिलाओं के स्नान करने के वीडियोस भी अब खुलेआम बेचे जा रहे हैं। इससे आपको समझ में आएगा कि हमारे समाज में टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग कैसे हो रहा है। कई बार हम कुछ चीजों को बड़े हल्के में ले लेते हैं, जैसे सोशल मीडिया पर जो अश्लीलता फैल रही है, बहुत सारे यूट्यूबर्स जो अश्लील बातें करते हैं, कॉमेडी के नाम पर जो भद्दे मजाक किए जाते हैं, जिनमें हमारे
सामाजिक और पारिवारिक संबंधों के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणियां की जाती हैं, जिसमें आपत्तिजनक वीडियोस बनाए जाते हैं सिर्फ इसलिए ताकि उनसे ज्यादा व्यूज मिल सके। अब आपको ये समझ में आएगा कि जो समाज इस तरह के वीडियोस देख रहा है, जो समाज इस तरह के वीडियोस बना रहा है, उसकी वजह से धीरे 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 कैसे ये गंदगी फैलती चली जाती है और बड़ी संख्या में लोगों का जो दिमाग है वो विकृत होने लगता है। उनके दिमाग में इस तरह की गंदगी आने लगती है और फिर वो लोग भी इस तरह के काम करने लगते हैं। हमेशा याद रखिए कि जो खाना आप खाते हैं अपने शरीर के लिए, आप कोशिश करते हैं कि आप हमेशा शुद्ध खाना खाएं, क्योंकि शुद्ध खाने से आपके शरीर को स्वस्थ रहने में आसानी होती है। शुद्ध खाना आपके शरीर को स्वस्थ रखता है। इसी प्रकार से आपके दिमाग के लिए भी जो भोजन है, ये कंटेंट आपके दिमाग का भोजन है। जितना स्वस्थ और शुद्ध कंटेंट आप अपने दिमाग को देंगे, आपका दिमाग उतना ही शुद्ध रहेगा, उतना ही अच्छा रहेगा। और जितना खराब भोजन आप अपने दिमाग को खिलाएंगे कंटेंट के रूप में, आपके दिमाग में भी उतनी ही गंदगी आएगी। आपके दिमाग का जो स्वास्थ्य है, आपकी जो मेंटल हेल्थ है, वो भी उतनी ही खराब होती चली जाएगी। अब हम आपको दिल्ली के यमुना किनारे पर लेकर चलते हैं, जहां आज दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद रेखा गुप्ता ने अपनी पूरी कैबिनेट के साथ यमुना घाट पर आरती की है। दिल्ली के चुनावों में यमुना नदी का प्रदूषण एक बहुत बड़ा मुद्दा था और बीजेपी ने वादा किया था कि अगर वो सरकार में आई, उनकी सरकार बनी, तो वो यमुना नदी को साफ कर देंगे। और आज से ही उन्होंने पहले दिन से ही, शपथ लेते ही कुछ ही घंटों में इसकी शुरुआत कर दी और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने कैबिनेट की पहली बैठक की शुरुआत यमुना घाट पर आरती के साथ की। हालांकि बहुत सारे लोग यह दावा कर रहे हैं कि दिल्ली में आज पहली बार यमुना घाट पर ऐसी आरती हुई है। देखिए, बीजेपी ने आते ही कैसे यमुना घाट पर आरती शुरू करवा दी है, ऐसी बातें कही जा रही हैं, लेकिन यह दावा गलत है। तो यह भी हमारी जिम्मेदारी, हम आपको बता दें, इस तरह की आरती बीजेपी के आने के बाद से नहीं हुई है। यह आरती पहले भी होती थी। वर्ष 2015 में जब अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी, तब उन्होंने भी दिल्ली में यमुना नदी के गीता घाट पर जाकर ऐसे ही एक भव्य आरती का आयोजन करवाया था और इस आरती में उस समय आम आदमी पार्टी के भी सभी मंत्री और विधायक शामिल हुए थे। हालांकि यह अलग बात है कि इसके बाद केजरीवाल यमुना नदी को भूल गए। उन्होंने यमुना के साथ धोखा किया और यमुना नदी की हालत बद से बदतर होती चली गई। लेकिन आम आदमी पार्टी ने भी अपने शुरुआत 2015 में ऐसे ही की थी। वो तस्वीरें भी आज हमने आपको दिखा दी हैं। लेकिन अब नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने वादा किया है कि बीजेपी की सरकार में यमुना नदी साफ हो जाएगी और अब यमुना मैया को और ज्यादा बुरे दिन नहीं देखने पड़ेंगे। आज माँ यमुना की आरती करते हुए हमने
फिर से उस संकल्प को दोहराया जो हमारी प्राथमिकता रहेगी। माँ यमुना को फिर से उनके पुराने साकार स्वरूप में लेके आना, साफ सुथरा करना, दिल्ली को वो यमुना माई का फिर से आशीर्वाद देना जिसके वो अधिकारी हैं। यमुना की सफाई हमारी प्राथमिकता, उसके लिए जो साधन संसाधन लगाने होंगे उस पे पूरे लेआउट प्लान के साथ में काम किया। तो इस बार यमुना मैया ने बीजेपी की भी नैया पार लगा दी है। आम आदमी पार्टी की सरकार में यमुना नदी की सफाई पर 10,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, लेकिन इसके बावजूद यमुना नदी का 79% प्रदूषण अकेले दिल्ली में ही था और यमुना नदी के 75% बाढ़ क्षेत्र पर लोगों ने अवैध कब्जा कर लिया था। लेकिन अब बीजेपी का कहना है कि वो अगले 1 साल में यमुना को इतना स्वच्छ और अविरल बना देगी कि दिल्ली के लोग यहां यमुना नदी के घाटों पर आरती में शामिल होने के लिए दूर दूर से आया करेंगे। अब आप ये देखिए कि आज से 12 साल पहले 28 दिसंबर 2013 को जब अरविंद केजरीवाल पहली बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बने थे, तब उनका शपथ ग्रहण समारोह दिल्ली के इसी रामलीला मैदान में हुआ था जहां आज बीजेपी की कैबिनेट ने शपथ ली है। और आज यही रामलीला मैदान दिल्ली में हुए सत्ता परिवर्तन का भी सबसे बड़ा गवाह बना और रेखा गुप्ता ने यहां दिल्ली की 9वीं मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। और इस समारोह में प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, 10 केंद्रीय मंत्री, दिल्ली से बीजेपी के 7 सांसद और एनडीए शासित 21 राज्यों के मुख्यमंत्री और मंत्री और उप मुख्यमंत्री भी आज शामिल हुए। इनमें भी आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण के साथ प्रधानमंत्री मोदी की इन तस्वीरों की आज बड़ी चर्चा हो रही है, जिसमें पवन कल्याण की वेशभूषा को देखकर प्रधानमंत्री मोदी उनसे कह रहे हैं कि क्या वो हिमालय पर जाने वाले हैं। पवन कल्याण महाकुंभ में पवित्र स्नान करने के बाद दिल्ली के शपथ ग्रहण समारोह में आज आए थे और उन्होंने किसी साधु की तरह बिल्कुल सादे सूती वस्त्र पहने हुए थे और इस पहनावे पर प्रधानमंत्री मोदी ने उनसे मजाक मजाक में कहा कि क्या आप हिमालय जाने वाले हैं। और आपको पता होगा कि प्रधानमंत्री मोदी पहले भी कई बार पवन कल्याण की तारीफ कर चुके हैं और उन्हें आंधी बता चुके हैं। तो ये जो संवाद है प्रधानमंत्री मोदी और पवन कल्याण के बीच, आज ये भी संवाद बड़ा दिलचस्प रहा। पवन कल्याण बाकी सारे लोगों से अलग दिख रहे थे, उनकी वेशभूषा बाकी लोगों से अलग दिख रही थी, उनके वस्त्र जो है वो उन्हें स्टेज पर मौजूद बाकी तमाम नेताओं से अलग दिखा रहे थे। बीजेपी का कहना है कि इस समारोह में दिल्ली के भी 40,000 लोगों ने हिस्सा लिया जो आम लोग थे। इनमें किसान थे, किसानों के नेता थे, झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले आम लोग थे और ऑटो चलाने वाले ड्राइवर्स थे। रेखा गुप्ता के साथ कुल मिलाकर 6 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है, जिनमें प्रवेश वर्मा, मनजिंदर सिंह सिरसा, कपिल मिश्रा, आशीष सूद, पंकज कुमार सिंह और रविंद्र इंद्रराज सिंह का नाम शामिल है। इनमें मनजिंदर सिंह सिरसा ने पंजाबी भाषा में शपथ ली और भारत माता की जय और वाहेगुरु दी फतेह का नारा भी उन्होंने अपनी शपथ के साथ लगाया। इसके अलावा मंत्री पद की शपथ लेने वाले पंकज कुमार सिंह बिहार के बक्सर के रहने वाले हैं और एक दिन पहले ही उन्होंने अपनी मां का अंतिम संस्कार किया था। उनकी मां की मृत्यु अभी हो गई थी और अब उन्हें अफसोस है कि उनकी मां उन्हें दिल्ली का मंत्री बनते हुए नहीं देख पाई। भारत माता की। मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं परवेज साहिब सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं। जय हिंद।
भारत माता की। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। भारत माता की जय। ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਈ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਵਫਾਦਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। मैं रविंदर इंद्राज सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं। जय श्री राम। मैं कपिल मिश्रा ईश्वर की शपथ लेता हूं। मैं डॉक्टर पंकज सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं। जय सिया राम। भारत माता की। भारत माता की। वंदे वंदे। शपथ ग्रहण समारोह के बाद आज दिल्ली में मंत्रालयों का भी बंटवारा हो गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के पास वित्त मंत्रालय, योजना मंत्रालय, राजस्व और महिला और बाल विकास समेत 7 मंत्रालयों और विभागों की जिम्मेदारी होगी। प्रवेश वर्मा के पास लोक निर्माण विभाग, जल, सिंचाई और गुरुद्वारा प्रबंधन जैसे मंत्रालय और विभाग होंगे। ये प्रवेश वर्मा का पोर्टफोलियो है जो आप देख सकते हैं। इसके बाद आशीष सूद के पास होम मिनिस्ट्री, ऊर्जा, शहरी विकास और शिक्षा का मंत्रालय होगा। मनजिंदर सिंह सिरसा के पास खाद्य आपूर्ति, पर्यावरण और उद्योग मंत्रालय होगा। रविंद्र इंद्रराज सिंह के पास समाज कल्याण और सहकारिता मंत्रालय होगा। कपिल मिश्रा के पास कानून और न्याय, श्रम, रोजगार, कला और संस्कृति का मंत्रालय होगा। पर्यटन भी उनके पास होगा। और पंकज सिंह के पास स्वास्थ्य और परिवहन मंत्रालय की जिम्मेदारी होगी। यहां आप यह देखिए कि जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है पोर्टफोलियोज का, मंत्रालय जिस प्रकार से बांटे गए हैं उसमें इस बात का ध्यान रखा गया है कि सारे बड़े मंत्रालय किसी एक व्यक्ति के पास नहीं गए हैं, जिसको हम कहते हैं कि समान रूप से इन्हें बांटा गया है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, ताकि कोई भी मंत्री जरूरत से ज्यादा मजबूत न दिखाई दे। कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, सबके पास बराबरी के मंत्रालय दिए गए हैं। और इससे यह पता चलेगा आपको कि इस कैबिनेट में कोई वीआईपी मंत्री नहीं है, कोई सीनियर मंत्री नहीं, कोई जूनियर मंत्री नहीं, सबको एकदम आप कहेंगे कि एक समान रूप से ये मंत्रालय दिए गए हैं। और सबके पास कुछ ना कुछ एक अच्छा मंत्रालय और बाकी कुछ हल्के मंत्रालय, ऐसा करके सबको ये बांट दिए गए हैं। तो अक्सर कई बार मंत्रालयों को देखकर ऐसा लगता है कि कौन बड़ा नेता है और कौन छोटा नेता है। इसलिए इस मंत्रालय में अगर आप देखेंगे, इस सरकार में सबको बराबरी से का दर्जा दिया गया है। अब से कुछ देर पहले दिल्ली सरकार की पहली कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना को दिल्ली में लागू करने की मंजूरी मिल गई। और अब इसके तहत दिल्ली में लोगों को 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। आज बहुत सारे लोग इस बात पर भी हैरान हैं कि बीजेपी ने पहली बार विधायक बनने वाली रेखा गुप्ता को रातों रात दिल्ली का मुख्यमंत्री कैसे बना दिया। तो ये बात तो आपने सुनी होगी, कल रात से सभी ये बता रहे हैं कि पहली बार विधायक बनी और पहली बार में ही मुख्यमंत्री बन गई। लेकिन आज हम आपको कुछ और बातें बताना चाहते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि कई बार लोगों को मेहनत दिखाई नहीं देती और हमें लगता है कि ये पद रेखा गुप्ता को यूं ही नहीं मिला, अचानक से नहीं मिला और वो राजनीति में नई नहीं है। रेखा गुप्ता पिछले 30 वर्षों से बीजेपी में मेहनत कर रही हैं, बीजेपी में काम कर रही हैं 30 साल से, यानी अपने जीवन के 30 साल उन्होंने इस पार्टी को दिए हैं। और किसी भी काम में 30 साल तक लगातार प्रयास करना आसान नहीं होता। रेखा गुप्ता जब 20 वर्ष की थी तब वो बीजेपी के छात्र संगठन एबीवीपी में शामिल हुई थी। इसके बाद वर्ष 1996 में वो दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र संघ की अध्यक्ष बनी
फिर भारतीय जनता युवा मोर्चा की प्रदेश मंत्री बनी, फिर 3 बार निगम पार्षद बनी, फिर विधायक बनी और आज वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और यहां तक पहुंचते पहुंचते उन्हें 30 साल लग गए। इससे यह पता चलता है कि किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए आपको निरंतर प्रयास करने होते हैं और रेखा गुप्ता ने भी वही किया और वो जमीनी कार्यकर्ता से लेकर आज मुख्यमंत्री के पद तक पहुंची है। तो इससे आप क्या सीख सकते हैं? हमारे देश के युवा इससे क्या सीख सकते हैं? आपका प्रोफेशन कुछ भी हो, चाहे आप राजनीति में हैं, चाहे आप डॉक्टर हैं, चाहे आप वकील हैं, चाहे आप किसी और पेशे में हैं, चाहे आप अपना कोई काम करते हैं, अगर आप उस पेशे में, उस प्रोफेशन में 30 साल लगाएंगे, 30 साल की मेहनत का निवेश करेंगे, अपने 30 साल इन्वेस्ट करेंगे पूरी शिद्दत के साथ, पूरे परिश्रम के साथ, तो 30 साल में जाकर आप टॉप पर पहुंचेंगे। 30 साल में आप जो आप चाहते हैं उस पद तक आप पहुंच सकते हैं, लेकिन उसके लिए 30 साल की मेहनत तो लगेगी ही, चाहे वो राजनीति हो या कोई और चीज। यहां बीजेपी की भी तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसा सिर्फ बीजेपी में ही संभव है कि एक मामूली कार्यकर्ता भी एक दिन आगे चलकर मुख्यमंत्री बन सकता है। वरना अगर आप बाकी की पार्टियों को देखेंगे तो उनमें परिवारवाद की जड़ें इतनी गहरी हैं कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के पद परिवार के लोगों के लिए पहले से ही आरक्षित होते हैं और मंत्री का बेटा, मंत्री की बेटी मंत्री बनती है, सांसद का बेटा और बेटी सांसद बनते हैं, विधायक का बेटा और बेटी विधायक बनते हैं और कुछ परिवार ही मिलकर पूरी पार्टी को चलाते हैं। लेकिन बीजेपी में आपने देखा कि बीजेपी में कैसे एक छोटे कार्यकर्ता से भी, एक छोटे कार्यकर्ता ने अपनी जिंदगी के 30 साल इस पार्टी को दिए और फिर इस पार्टी ने भी उस छोटी सी कार्यकर्ता को एक दिन मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा दिया। ऐसे तो मेहनत बेकार नहीं जाती। अब रेखा गुप्ता की दिल्ली में 5 बड़ी चुनौतियां होंगी। पहला, खस्ताहाल सड़कों का विकास, दूसरा, दिल्ली को गंदगी से मुक्त बनाना, तीसरा, यमुना नदी की सफाई, चौथा, वायु प्रदूषण को कम करना और पांचवां, आम आदमी पार्टी की मुफ्त वाली योजनाओं को जारी रखना और महिलाओं को भी हर महीने 2,500 रुपए का आर्थिक भत्ता देने का वादा जल्दी से जल्दी पूरा करना। रेखा गुप्ता ने आज ही यह कह दिया है कि दिल्ली में महिलाओं को 2,500 रुपए हर महीने देने का जो वादा बीजेपी ने किया था, वो वादा अगले महीने की 8 मार्च को ही पूरा हो जाएगा, जब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता है। इसलिए दिल्ली में जितनी भी महिलाएं हैं उनके लिए जो खास खबर है वो ये है कि बीजेपी ने दिल्ली की महिलाओं से जो 2,500 रुपए महीने देने का वादा किया था, यह वादा अगले महीने 8 मार्च को पूरा हो जाएगा और दिल्ली की महिलाओं को 2,500 रुपए प्रति माह मिलना शुरू हो जाएगा। मेरे दिल्ली के लिए 2 प्राथमिकताएं हैं। पहली प्राथमिकता जो दिल्ली से के लिए हमने कमिटमेंट्स की हैं अपनी सरकार की ओर से, उन सारी कमिटमेंट्स को पूरा करना। दूसरा, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो दिल्ली के लिए विजन दिया है, उस विजन को साकार करने में टीम मोदी बन के हमारे 48 के 48 विधायकगण काम करेंगे और टाइम बाउंड तरीके से एक एक कमिटमेंट जो हमने जनता से की है उसे पूरा किया जाएगा। 100% जो कमिटमेंट्स हमने बहनों के साथ की है वो पूरी होगी। 8 मार्च का दिन जो बहनों के लिए दिया गया है, उनके खातों में उनकी जो आर्थिक मदद है वो जरूर पहुंचेगी। बीजेपी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि उसके नेता अपनी पार्टी से ऊपर अपनी महत्वाकांक्षाओं को कभी नहीं रखते। जब महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए देवेंद्र फडणवीस को उप मुख्यमंत्री बनना पड़ा था, तब उन्होंने इसे अपना अपमान नहीं माना और यही कहा कि वो पार्टी के कार्यकर्ता हैं और पार्टी जो भी जिम्मेदारी उन्हें देगी उसे वो पूरी ईमानदारी से निभाएंगे। वो कोई ऊपर से लिखवा कर नहीं लाए हैं कि वही मुख्यमंत्री बनेंगे। ये तो पार्टी है जो तय करेगी कि वो क्या बनेंगे। और आज दिल्ली में जब प्रवेश वर्मा को पार्टी ने मुख्यमंत्री नहीं बनाया तो वो नाराज नहीं हुए, बल्कि उन्होंने अपना बड़ा दिल दिखाते हुए रेखा गुप्ता को गले लगाया, उन्हें अपना पूरा समर्थन दिया और अब उनकी सरकार में वो एक मंत्री बनकर जनता से किए गए सारे वादे पूरे करने की बात कह रहे हैं।
और किसी भी पार्टी में अनुशासन उसके नेताओं से ही आता है, और यह बात आज बीजेपी ने साबित कर दी है। हमारा जो वायदा है दिल्ली से विकसित दिल्ली का, हम उसको पूरा करेंगे। हमारे मैनिफेस्टो में हर बात जो हमने बोली है हम उसको पूरा करेंगे, हम उसके लिए संकल्पबद्ध हैं। मैं हमेशा से कहता हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का अनुशासित कार्यकर्ता हूं और हमेशा रहूंगा, और अपनी आखिरी सांस तक भारतीय जनता पार्टी में ही रहना है। आज पार्टी ने मुझे जो जिम्मेदारी दी है और वो जो जिम्मेदारी देते रहेंगे, मैं उसको निभाता रहूंगा। तो बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर यह लिख रहे थे कि प्रवेश वर्मा के साथ बड़ी नाइंसाफी हुई है, वो जीत कर भी हार गए हैं और प्रवेश वर्मा को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए था। मुख्यमंत्री नहीं भी बनाया तो कम से कम उप मुख्यमंत्री तो बनाना ही चाहिए था, और यह प्रवेश वर्मा के लिए निराशा का क्षण है। लेकिन प्रवेश वर्मा ने ये सारी बातें कह के वो सब गलतफहमियों को आज दूर कर दिया है। आज शपथ ग्रहण के बाद जब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला तो उनका गुलदस्ते से उन्हीं के साथी नेताओं ने और कर्मचारियों ने स्वागत किया, और कैसे गुलदस्ते से उनका स्वागत हो रहा है ये तस्वीरें भी देखिए। थोड़ा पीछे हो जाओ ना, और भी तो है इस साइड में। थैंक यू। हाँ जी हाँ जी, थोड़ा पीछे हो जाओ ना, थोड़ा मैं कुछ कह रहा हूँ। बोलो ढीला होना चाहिए। हाँ ठीक है। अरे भाई क्यों लग रहे हैं? चलो उधर सामने। तो बीजेपी के दिल्ली के सांसद हों, यहां के विधायक हों, कार्यकर्ता हों, वहां के कर्मचारी हों, सभी ने आज अपनी नई मुख्यमंत्री का फूलों से और गुलदस्ते से स्वागत किया। आज बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली के शपथ ग्रहण समारोह में क्यों नहीं आए। चुनाव प्रचार में तो उन्हें बुलाया गया था, और जब दिल्ली में चुनाव प्रचार बीजेपी का चल रहा था तब उन्होंने एक से एक भाषण भी दिए थे। और क्या उनके और बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के बीच कुछ अनबन हो गई है, क्योंकि आज के शपथ ग्रहण समारोह में बाकी सारे मुख्यमंत्री आए, बीजेपी के एनडीए के सारे मुख्यमंत्री आए, लेकिन योगी आदित्यनाथ दिखाई नहीं दिए। तो हम आपको यह बताना चाहते हैं कि यह दावा गलत है। सच यह है कि आज उत्तर प्रदेश का वार्षिक बजट पेश होना था। उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए और उत्तर प्रदेश की सरकार के लिए आज का दिन बहुत बड़ा था, जिसकी वजह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली नहीं आए, और इसकी जानकारी उन्होंने बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को पहले से ही दे दी थी कि आज हमारा वार्षिक बजट पेश होना है विधानसभा में, मैं नहीं आ पाऊंगा। और आज हम इस बजट का भी एक संक्षिप्त विश्लेषण करेंगे और आपको बताएंगे कि बाबा का जो बजट है वो क्या कहता है। उत्तर प्रदेश में, वहां की राजनीति में योगी आदित्यनाथ को लोग बाबा कहकर बुलाते हैं। तो बाबा जो है प्रशासन तो करते ही हैं, बाबा को अपने सख्त फैसलों के लिए जाना जाता है, लेकिन बाबा बजट भी बना सकते हैं। आज उत्तर प्रदेश में 8,08,000 करोड़ रुपए का वार्षिक बजट पेश हुआ है। यही है बाबा का बजट, जो देश के किसी भी राज्य के वार्षिक बजट के मुकाबले सबसे बड़ा बजट है। 8 लाख करोड़ रुपए का बजट है उत्तर प्रदेश का। यह किसी देश के बजट के बराबर है, छोटे देश के। यह भारत के इस साल के बजट के 16% के बराबर है, और अनुमान है कि इस साल उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था 27,51,000 करोड़ रुपए की हो जाएगी। यह पाकिस्तान जैसे देश की कुल अर्थव्यवस्था से सिर्फ 2 लाख करोड़ रुपए कम है, और वर्ष 2030 तक उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था पूरे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था से बड़ी हो सकती है। योगी सरकार पर आरोप लगते हैं कि वो विकास से ज्यादा पैसा धार्मिक आयोजनों पर खर्च करती है, लेकिन इस बजट में सरकार ने नई सड़कें, एक्सप्रेसवे, स्कूल, अस्पताल और नए कॉलेज बनाने पर कुल बजट का 20% हिस्सा खर्च करने का ऐलान किया है।
और इससे पता चलता है कि उत्तर प्रदेश में विकास पर सबसे ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है। इसके अलावा शिक्षा पर 13%, कृषि और किसानों पर 11%, स्वास्थ्य पर 6% बजट खर्च होगा। यूपी की सरकार ने कहा है कि वो अगले 1 साल में लोगों को 92,000 सरकारी नौकरियां देगी, मेधावी छात्राओं को स्कूटी मिलेगी, युवाओं को ब्याज मुक्त लोन मिलेगा, 58 स्मार्ट सिटीज बनाए जाएंगे, अयोध्या में सोलर सिटी विकसित किया जाएगा, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 2 मुफ्त सिलेंडर दिए जाएंगे लोगों को, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए भी एक शहर की स्थापना की जाएगी। विकास के साथ धार्मिक पर्यटन पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाएंगे, पर्यटन स्थलों पर 400 करोड़ रुपए, मंदिरों के जीर्णोद्धार पर 30 करोड़ रुपए, अयोध्या के पर्यटन विकास पर 150 करोड़ रुपए, मथुरा के पर्यटन विकास पर 125 करोड़ रुपए और चित्रकूट के पर्यटन विकास पर 50 करोड़ रुपए खर्च होंगे। और इससे आप समझ सकते हैं कि सरकार विकास के साथ साथ धार्मिक पर्यटन पर भी पूरा जोर दे रही है। जो लोग धार्मिक पर्यटन पर खर्च होने वाले इस पैसे को फिजूल खर्ची मानते हैं, उन्हें यह बात पता होनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने 45 दिनों के महाकुंभ के आयोजन पर 10,000 करोड़ रुपए खर्च किए थे, लेकिन कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के मुताबिक इस आयोजन से 3 लाख करोड़ रुपए का कारोबार हुआ है अकेले महाकुंभ की वजह से। आप सबके लिए एक खुशखबरी है, आप सबके लिए एक शुभ समाचार है, और आप सबको हम ये बताना चाहते हैं कि एक ऐसा युद्ध लड़ा जा रहा था जिसमें आप भी लड़ रहे थे और हम भी लड़ रहे थे, एक ही टीम की तरफ से, एक ही सेना की तरफ से, और उसमें आज आप सबकी जीत हुई है, क्योंकि आप सबका पसंदीदा शो ब्लैक एंड व्हाइट अब भारत का नंबर 1 शो बन गया है। चाहे वो टीवी की टीआरपी रेटिंग हो, चाहे वो यूट्यूब के व्यूज हो, और या फिर कोई भी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म हो, सबसे ज्यादा लोग ब्लैक एंड व्हाइट को देख रहे हैं और पसंद कर रहे हैं हर जगह। देखिए, जो सबसे खास बात है, जो इस शो को खास बनाती है और आपकी इस जीत को भी खास बनाती है, वो ये है कि ये शो इस समय टीवी के टीआरपी पर भी नंबर 1 पर है, टीवी के दर्शक की मामले में भी नंबर 1 पर है, यूट्यूब के व्यूअरशिप पर भी नंबर 1 है, और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर भी नंबर 1 है। यानी हर प्लेटफॉर्म पर यह शो नंबर 1 है, और इस प्यार और विश्वास के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ब्लैक एंड व्हाइट के साथ आप सबका यह सफर 19 जुलाई 2022 को उस समय शुरू हुआ था जब मुझे पत्रकारिता की दुनिया में आए 28 वर्ष हो चुके थे, और वर्षों से मेरी और आपकी हर रात 9 बजे मुलाकात होती थी, और हमारे बीच एक परिवार की तरह जो रिश्ता है वो बहुत मजबूत बन चुका था। एक दूसरे की आदत लग गई थी हर रोज रात 9 बजे मिलने की। फिर भी उस दिन आज तक पर ब्लैक एंड व्हाइट का पहला एपिसोड शुरू करने से पहले मेरे दिल की धड़कनें बहुत बड़ी हुई थी। एक अजीब सा डर था, डर इस बात का कि यह रिश्ता और मजबूत होगा या नहीं, आपको यह नया शो पसंद आएगा या नहीं, यह रिश्ता बरकरार रह पाएगा भी या नहीं। और आज मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि हमारे देश के करोड़ों दर्शकों ने, आप सब ने अपना वही प्यार, अपना वही विश्वास ब्लैक एंड व्हाइट को भी दिया है जो आप वर्षों से मुझे देते आ रहे थे। खबरें तो इस देश में हजारों होती हैं, कुछ विवादों वाली होती हैं, कुछ टीआरपी वाली होती हैं, कुछ राजनीति की होती हैं, लेकिन हमारी कोशिश हमेशा ये होती है कि हम खबरों के समुंदर में वो विषय चुनकर आपके लिए लाएं जो आपके और आपके परिवार के काम आ सके। आपका समय हम बर्बाद ना करें, ऐसे विश्लेषण करें, ऐसी मुहिम चलाएं जिससे हमारे समाज में और हमारी व्यवस्था में कुछ बदलाव आ सके, जिससे आपको और आपकी आने वाली पीढ़ियों को कुछ फायदा हो सके। अब कहने को तो आजकल विश्लेषण की बहुत सारी दुकानें खुली हुई हैं, लेकिन जो बात आपके दिल तक ना पहुंचे उसका विश्लेषण करना बेकार है। इसलिए ब्लैक एंड व्हाइट एक ऐसा शो है जो आपके पूरे परिवार के लिए है, और हम कोशिश करते हैं कि इसमें कही हुई हर बात सीधे आपके दिल तक पहुंचे। इसलिए मैं आज ब्लैक एंड व्हाइट और आज तक की पूरी टीम की तरफ से दिल से आपको धन्यवाद देता हूं। उम्मीद करता हूं कि हमारा यह रिश्ता हर दिन ऐसे ही मजबूत होता चला जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ न्यूज चैनल्स लैंडिंग पेज खरीदकर अनैतिक तरीके से नंबर 1 बनने का प्रयास करते हैं, अपनी व्यूअरशिप बढ़ाने का प्रयास करते हैं, और ये वो चैनल हैं जो असल में डगमगा रहे हैं, जिन्हें अपने ऊपर, अपने कंटेंट के ऊपर, अपनी टीम के ऊपर भरोसा नहीं है, इसलिए वो पैसा खर्च करके इन व्यूज को खरीदते हैं।
दर्शकों की पसंद को खरीदते हैं, क्योंकि लैंडिंग पेज वो होता है जो आपके ना चाहते हुए भी जब आप टीवी खोलते हैं तो सीधे आपको उन डगमगाते हुए चैनल्स पर ले जाता है जिन्हें शायद आप देखना भी नहीं चाहते। और जैसे ही आप कुछ समय के लिए उस चैनल को देखते हैं बिना अपनी मर्जी के लैंडिंग पेज की वजह से, तो तुरंत उनकी जो टीआरपी है वो इस अनैतिक काम की वजह से बढ़ जाती है, जैसे वो बाजार में बेचते हैं। लेकिन आज तक को और ब्लैक एंड व्हाइट को नंबर 1 का खिताब आपके भरोसे के कारण मिला है। और जब हम ये कहते हैं कि आपका शो ब्लैक एंड व्हाइट देश का नंबर 1 शो बन गया है, तब इसका मतलब यह होता है कि पूरा देश हर रात 9 बजे आज तक पर हमारे साथ इस शो से जुड़ता है। और ये एक ऐसा जनादेश है जिसने खबरों की दुनिया को यह बताया है कि विश्लेषण की दुकानें तो बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन सही और असली विश्लेषण, सही और ईमानदार विश्लेषण जो आपके दिल की बात कहता हो, वो एक ही होता है। और वो आप आज तक पर ब्लैक एंड व्हाइट में हर रोज देखते हैं।